आप देख रहे हैं मोबाइल रिपेयर गुरुजी, मोबाइल रिपेयरिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन। नमस्कार दोस्तों, मोबाइल रिपेयर गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक Redmi 9 प्राइम फ़ोन आया है जो कि एक नौसिखिया टेक्नीशियन के पास में चला गया था और ये फ़ोन पहले फ्रेश था एकदम। ये सील्ड वगैरह उसने ही निकाली है और फ़ोन की हालत बहुत ख़राब कर दी है और फ़ोन हो गया है डेड एकदम। तो एक्चुअल में हुआ क्या वो बताता हूँ जब तक ये CPU रिवॉल्व का प्रोसेस होगा। हुआ ये कि फ़ोन आया था लोगो रीस्टार्ट प्रॉब्लम के लिए वो सामने वाले के पास, और उसके बाद में उसने यूट्यूब पे वीडियो देख के देखा कि 4G PA के पास में जो थर्मल सेंस वाली लाइन होती है वहाँ पे एक NTC लगा रहता है और यूट्यूब पे उसमें बताया जाता है शॉर्टकट सॉल्यूशन कि उसको निकाल देंगे या कुछ कर देंगे, वहाँ से सही हो जाता है। ठीक है, उसके लिए आया तो उसने सबसे पहले तो जो सील्ड निकाली वो वाईफाई वाली IC वाली निकाल दिया। ये मिस्टेक किया सबसे पहले तो। और सील्ड निकालने के लिए वो प्लायर यूज करते हैं तो क्या होता है, पूरा लेयर खिंच जाती है, बेकार जैसा दिखने लग जाता है, कुछ कुछ प्रॉब्लम भी आ जाती हैं। तो ऐसा आपने नहीं करना है। आपको करना क्या है कि सील्ड के साइड में पेस्ट और सोल्डर लगा के उसके बाद में हीट से अगर आप उठाओगे, बहुत माइनर हीट पे भी उठाओगे तो वो जो सील्ड है वो बाहर निकल जाएगी। ऐसे करके आपको निकालनी है। और दूसरी बात, यूट्यूब पे जो शॉर्ट्स में जो ज्ञान मिल रहा है ना, वो डायरेक्टली अप्लाई करने के लिए भी थोड़ा अकल तो चाहिए, नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो हुआ ये कि उसके बाद में उसने 4G PA की सील्ड निकाल के वो रजिस्टर भी रिमूव किया, तब भी नहीं हुआ। फिर किसी ने बताया होगा दूसरे वीडियो में या फिर उसी में कि जो eMMC है उसके पास में भी एक NTC लगा रहता है, वही टेम्परेचर सेंस करने के लिए, और लगभग लाइन भी वो सेम ही रहती है, तो वहाँ से निकाल दो। तो उसने फिर ये CPU का सील्ड निकाला। जैसे ही CPU का सील्ड निकाला उसके बाद में फ़ोन बंद हो गया, ऐसा उसने बोला। बंद नहीं हो गया, लाइट बंद हो गई। फ़ोन में ग्राफिक आ रहा था लेकिन लाइट आना बंद हो गई। अब ये लाइट आना जब बंद हो गई तो उसने लाइट की IC पे हीट देके कुछ काम किया, कुछ रजिस्टर चेंज किए, कुछ किया, वो भी आपको आगे देखने में मिलेगा। तो उसके बाद में फ़ोन बिल्कुल बंद हो गया। तो अब हमारे पास आया तो हमने सबसे पहले इसकी पावर IC निकाला। पावर IC निकालने के बाद में किस तरीके से हम फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं, सबसे पहले तो हमने देखा DC मशीन पे बूटिंग हो गई थी लो, 27-28 के लगभग में ही बूट हो रहा था, इससे ऊपर बूट नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब हमें लगा कि कोई शॉर्टिंग है। अब ऐसी कंडीशन में फ़ोन में शॉर्टिंग ढूंढे कैसे, वो दिक्कत थी। तो हमने सीधे पावर IC को बाहर निकाल लिया और पावर IC को बाहर निकालने के बाद में हमने 1 बाई 1 लाइनें चेक करना चालू किया। तो पता चला कि CPU में से लाइन जो है शॉर्ट हो रही है। तो अब अगला स्टेप ही आपको दिखाया गया है। IC जो पावर IC मैंने निकाला बाहर, उसका मैंने वीडियो कट कर दिया क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। अब देखते हैं कि CPU को बाहर निकालने के बाद में वो IC की जिस बॉल पे हमारे को शॉर्टिंग मिल रही थी, वो शॉर्टिंग हमें अब मिल रही है या नहीं, ये भी चेक करना है। तो फिर कुछ फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ तो नहीं होगा। तो यहाँ पे 5th नंबर की शायद पिन थी, वहाँ पे शॉर्ट आ रहा था, बाकी का मैंने चेक नहीं किया क्योंकि एक पिन शॉर्ट आ गई तो फिर CPU निकालना ही है। तो एक्चुअल में CPU मेल्ट हुआ है या ख़राब हुआ है वो भी CPU रिवॉल्व करके लगाएंगे, उसके बाद में ही पता चलेगा। हाँ, फ़िलहाल में इतना है कि ये लाइन की शॉर्टिंग जो है अभी निकल गई है, यानी वो CPU के अंदर जो या तो मेल्ट होने से हो गया हो या तो वो CPU ख़राब होने से हो गया हो, वो अभी पता नहीं है। इस तरीके से फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं। अब हम बोर्ड को क्लीन करेंगे और अब देख सकते हो कि बोर्ड की कंडीशन किस तरीके की हो रही है। ये बहुत ही ख़राब कंडीशन है। इस तरीके से आपको काम नहीं करना है बिल्कुल भी। मैं जो काम करता हूँ वो एकदम नीट एंड क्लीन के साथ में करता हूँ और मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है कि जो भी लोग सीखें वो कम से कम मेरे से जो सीखें वो कम से कम एकदम क्लियर क्लीन काम करें अच्छे से। और इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आप थोड़ा जल्दी करके भी क्या कर लोगे,
कुछ नया फॉल्ट आ जाता है तो फिर क्या मतलब। अब ये फ़ोन लोगो रीस्टार्ट की प्रॉब्लम में आया था और पहले लाइट चली गई, उसके बाद में फ़ोन भी पूरा डेड हो गया। सोचो इस तरीके से काम करोगे तो आप क्या करोगे, कस्टमर से झगड़ा होगा, और झगड़ा हो ही गया था। मेरे से नहीं हुआ, लेकिन जो सामने वाले ने जो काम किया है, ये सब बर्बादी किया है इसमें, उसके पास में झगड़ा हो गया था। तो वो बोला कि इसको पहले जैसे चालू करके दे दो, जैसा है कम से कम वैसा कर दो, नहीं तो कंप्लीट कर दो। अब वो देखते हैं कि क्या हो पाता है। पर यहाँ पे आपको फॉल्ट फाइंडिंग की पूरी ट्रिक मैंने आपको बता दिया। पहले पावर आईसी निकाल लिया, पावर आईसी निकालने के बाद में शॉर्टिंग चेक कर लिया। जो लाइन शॉर्ट मिली वो सीपीयू में जा रही थी, तो डायरेक्टली कुछ किया नहीं। हम चाहते तो पावर का सील्ड निकाल के और उसमें भी कोई कैपेसिटर ढूंढते, लेकिन हमको पता है कि ये फ़ोन में मेल्ट होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि किसी ने काम किया हुआ है, आईसी पे हीट लगाया है, मतलब कि कुछ ना कुछ मेल्ट ही हो जाता है। तो अब देखते हैं कि ये क्लीनिंग किस तरीके से होती है। क्लीनिंग अगर अच्छी लगे और आपको इसके लिए और भी टिप्स और ट्रिक्स की ज़रूरत पड़े तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो कभी भी। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप का लिंक देता हूँ। नॉर्मल कॉल नहीं करना है, क्योंकि मैं अननोन नंबर को ऐसे नहीं उठाता। कि आप एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर मैसेज का कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर आप कॉल भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। अपने जो सीखने वाले जो लोग हैं, जो इंटरेस्टेड लोग हैं, उनके लिए मैं हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो अभी ये मैंने क्लीनिंग, ये डिसोल्डर वायर जो मैं YCS कंपनी का यूज़ करता हूँ, ये बहुत ही अच्छा है। और जो फ्लक्स पेस्ट है, आप इसकी क्लियरिटी देख रहे होगे। हालांकि ये उस टाइम पे अच्छा वाला पेस्ट था नहीं, फिर भी ये अच्छा है। अभी मैं जो यूज़ करता हूँ वो एकदम क्लीन होता है। ये इसमें जो रेड आपको दिख रहा होगा, वो रेड भी नहीं दिखेगा, वो पूरा ट्रांसपेरेंट रहता है सोल्डर चलाने के बाद भी। वो पेस्ट का मैं नाम बता देता हूँ आपको, अमोई का है। और मैं डिस्क्रिप्शन में सब टूल्स का नाम लिख के रखता हूँ, मैं क्या क्या यूज कर रहा हूँ वो सब कुछ लिख के रखता हूँ, ताकि जो सीखने वाले हैं उनको कोई भी तरह का भ्रम नहीं रहे कि हम कौन से टूल से काम करें या फिर कोई गलत चीज़ ना परचेज कर लें। जो चीज़ आपने परचेज कर रखी है वो कोई बात नहीं, जो कर रखी है उनसे ही काम करो। और अगर आपको नई यूज करनी है, नई परचेज करनी है, और परचेज करने से पहले आपको अगर रिव्यू चाहिए, तो जो मैं चीज़ें यूज कर रहा हूँ आपको मेरा काम ठीक लगे कि हाँ भाई ये काम अच्छा हो जाता है, ठीक ठाक हो जाता है, तो आप ये टूल्स प्रेफर कर सकते हो। ये सबका मैंने नाम बता दिया है, सारे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। अभी देखते हैं इसको कॉटन से एक बार क्लीन करेंगे। कॉटन से क्लीनिंग करने के बाद में हमें कोई भी पॉइंट इस तरीके का दिखे कि ब्लैक हो, ऐसा कोई भी नहीं दिख रहा है, या फिर कोई ब्रेक पॉइंट भी नहीं दिख रहा है, सब कंप्लीट है। बस हमको, और कोई स्क्रैच भी नहीं हुआ है, बस इसको इजीली रिबॉल ही करके लगाना है। और बाकी साइड बाय साइड देख लेंगे, कहीं पे अगर थोड़ा बहुत ब्लू साइडों में रह रहा होगा तो उसको भी एक बार ब्लेड से स्क्रैच कर देंगे, ताकि सीपीयू हमारा अच्छे से फिक्स हो सके। ये आपको बिल्कुल सीपीयू एकदम क्लियर दिख रहा होगा, क्लीन हो गया है नीचे के पैड सब। अब हम इसकी रिवॉल्विंग की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। उससे पहले साइडों का एक बार ग्लू देख लेते हैं, क्योंकि बाद में ये ग्लू थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। ये साइडों का ग्लू भी एक बार क्लीन कर देना है। और यहाँ पे मैंने कोई भी स्पीड फास्ट नहीं किया है आज की वीडियो में, ताकि लोग जो देखते हैं उनको एक्चुअल प्रोसेस ठीक से समझ में आए। और जिसको फिर भी फास्ट में देखना हो, टाइम स्किप करना हो, टाइम अगर सेव करना हो, तो फिर वो यूट्यूब में फास्ट का ऑप्शन आता है, वहाँ से वो फास्ट करके देख सकते हैं। मैंने जो एडिट करके डाला है वो, उसमें कोई भी फास्ट फॉरवर्ड आज नहीं किया है। इसमें किस तरीके से करते हैं, ये क्लीनिंग हो जाने के बाद में हम सीपीयू रिवॉल्व करेंगे। और यहाँ पे मैं सीपीयू रिवॉल्विंग के लिए जो स्टेंसिल यूज करता हूँ वो सारी की सारी
स्टेंसिल्स अमोय कंपनी की हैं, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की रहती हैं। मुझे तो आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई स्टेंसिल्स में, तो इसलिए अगर किसी को स्टेंसिल्स परचेज करनी हो, स्टेंसिल का तो ऐसा है कि जो मिल जाए वो ही ठीक है। बाकी अगर आपको चॉइस मिल रही हो खरीदने की तो आप अमोय कंपनी वाली ही खरीदना। मैं कोई पेड प्रमोशन तो नहीं करता हूँ, बस जो टूल्स मेरे टेस्टेड हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप जब चीज़ परचेज करो तो आपके पैसे वेस्ट ना हो। ठीक है, अभी हम आ गए हैं सीपीयू की तरफ, और सीपीयू में ब्लैक ग्लू लगा हुआ है, तो इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले पेस्ट लगाना है। पेस्ट लगाने के बाद में आपको सोल्डर की हीट जो है कम रखनी है। सोल्डर की हीट कम रख के आपको ये पूरा सोल्डर जो है आराम से सोल्डर को छुटा देना है, और हल्का हल्का सा भी अगर प्रेशर देंगे तो ये जो ग्लू है वो आराम से निकल जाएगा। जब ये इजीली निकल जाए, और इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है सोल्डर का, अदरवाइज यहाँ पे स्क्रैच आ जाएंगे। मैं स्क्रैच के सख्त आपको बता देता हूँ कि स्क्रैच जो है नहीं आना चाहिए। स्क्रैच आ जाएंगे तो जो सीपीयू का काम है वो अच्छा नहीं दिखेगा, और बाद में प्रॉब्लम भी आ सकती हैं। कई सारी रिबॉलिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती हैं, और बाद में भी प्रॉब्लम आ सकती हैं। सीपीयू ख़राब भी हो सकता है। सीपीयू जब ख़राब हो जाएगा तो फिर आपको इस फ़ोन में तो चलो चेंज भी कर सकते हैं, बाकी हर फ़ोन में चेंज करना भी पॉसिबल नहीं होता है। तो इससे अच्छा है कि आप अच्छे तरीके से करें। सिंपल ट्रिक है कि आपको फ्लक्स, या फिर जब भी आप ब्रश चला रहे हों तो आपको पीसीबी क्लीनर का यूज करना है। पीसीबी क्लीनर साथ में रहेगा तब तक कोई भी स्क्रैच नहीं होगा, फ्लक्स भी साथ में रहेगा तब भी कोई स्क्रैच नहीं होगा, इजीली नहीं होगा। बाकी अगर आप बहुत ज़्यादा रफली करोगे तो फिर हो ही जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। मैं आपके सामने कॉटन में पीसीबी क्लीनर डाल के, और पीसीबी क्लीनर भी कौन सा है उसका भी मैंने नाम डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चेक करो एक बार। और व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब लिंक आप फॉलो कर लो एक बार, सब पे क्लिक कर दो ताकि सब जगह आप कनेक्ट हो सको, नई नई अपडेट आपको सब जगह से मिल जाए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और मैं कोई स्पैमिंग तो नहीं करता हूँ, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं आए। और यहाँ पे देख लीजिए कि सीपीयू का क्लीनिंग तो हो गया है, पर थोड़ा सा बॉल ब्लैक दिख रहे हैं। वो एक्चुअल में ऐसा होता है कि जब भी हम सीपीयू रिबॉलिंग के लिए जब सीपीयू निकालते हैं तो कुछ बॉल ब्लैक निकलते ही हैं। पूरा क्लियर तभी निकलेगा मोस्टली जब फ़ोन पेस्टेड नहीं होगा। अगर फ़ोन सिंपल है तो शायद ना निकलें, उसमें भी निकल ही जाते हैं, तो एक बार इसको स्क्रैच करना ही पड़ता है। स्क्रैच नहीं करेंगे तब तक इस पर जो शोल्डर है वो ठीक से लगेगा नहीं। तो उसके लिए मेरे पास ट्रिक क्या है, जो मेटल वाला ब्रश रहता है उसके ऊपर हम लगाते हैं कॉटन। उसके ऊपर मैंने मेटल वाले ब्रश के जो पॉइंट हैं उनके ऊपर मैंने कॉटन का थोड़ा सा लेयर लगा लिया है, और उसको हम भिगा देते हैं पीसीबी क्लीनर में। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका जो ब्रश है वो ड्राई नहीं रहता है, और ड्राई ब्रश होगा तो वो डीप स्क्रैच इसके ऊपर डाल देता है, और डीप स्क्रैच आने के बाद में सीपीयू ख़राब भी हो सकता है। कोई लाइन कट गई अगर तो ख़राब भी हो जाएगा, नहीं तो ख़राब दिखता भी है। और ख़ास उसका जब हम रिबॉलिंग करते हैं ना तो बॉल मेल्ट होने का वो सब बहुत सारी तकलीफ आती है। वो सारे प्रॉब्लम ना हो इसके लिए आपको ये ट्रिक अपनानी है, बहुत ही काम की ट्रिक है। देखिए भले छोटी सी चीज़ लग रही होगी, लेकिन आप ये चीज़ करके देखना, आपका फ़ोन पे, आपका सीपीयू में कभी भी डीप स्क्रैच तो नहीं लगेंगे, मेरी गारंटी। आप इस तरीके से करोगे तो कोई भी स्क्रैच नहीं लगेंगे, डीप स्क्रैच नहीं लगेंगे, ताकि आपका सीपीयू अच्छा दिखता रहे। नॉर्मल स्क्रैच जो होते हैं उनसे तो काम चल जाता है, कोई बात नहीं होती उससे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लीनिंग करने के बाद में वो धीरे धीरे स्क्रैच रिमूव हो रहे हैं,
जो ब्लैक पॉइंट हैं वो धीरे धीरे ब्लैक रिमूव हो रहा है, एकदम से भी नहीं हो रहा है। तो कोई बात नहीं, इसको आराम से कर लेना है ताकि हमारी रिबॉलिंग एक बार में सक्सेसफुल हो जाए। अगर एक दो बॉल रह जाएगी तो उसको भी मैनुअली लगाते हैं। अगर इस वीडियो में होता है तो वो भी मैं करके दिखाऊंगा। अगर डायरेक्टली एक बार में बन जाता है तो फिर कोई बात नहीं, आप वीडियो देखते रहोगे तो वो सब ट्रिक मैं एकदम अच्छे से ट्रिक को समझा दूंगा कि आपको कोई काम को करना कैसे है। जो कि न्यू लोग होते हैं वो मिस्टेक कर देते हैं और मिस्टेक की वजह से पूरा प्रोसेस फेल हो जाता है। आप एक मिस्टेक करोगे कोई भी तो उससे या तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, या फिर आपका प्रोसेस पूरा फेल ही हो जाएगा। तो आपको मेरी बताई हुई सब ट्रिक्स फॉलो करनी है। और मेरी रिक्वेस्ट एक है कि अब मैं इतना डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ, देखो ये वीडियो आपको पता चलेगा कि मेहनत वाला है, क्योंकि फ़ोन की कंडीशन ऐसी है कि इसको बनने के बाद में भी इसमें eMMC का फॉल्ट निकलने वाला है, मुझे पता ही है। जो लोगों का रीस्टार्ट का प्रॉब्लम है वो ऐसे तो सही नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो थर्मल आईडी वाले हैं, जो थर्मल रजिस्टर हैं, वो तो वहाँ से हटा के देख लिया उसने, बाद में भी लोगों पे ही रहने वाला है। तो ये सब और इतना सारा फॉल्ट को फाइंड करना, पहले पावर आईसी निकाला, फिर हमने फाइंड किया, डायरेक्टली अटैक नहीं किया, क्योंकि किसी और के हाथ का किया हुआ काम है तो उसमें कैसे डिसीजन करें, बड़ा दिमाग चलता नहीं है, क्या करें। तो जो तरीका मेरे को सही लगा, थोड़ा सा मेहनत पड़ी, लेकिन एग्जैक्टली हमको CPU रिवॉल्व करते टाइम ये चीज़ पता थी कि भाई फॉल्ट जो दिख रहा है वो पहला फॉल्ट तो सॉल्व होने वाला है, या तो डिसीजन होने वाला है कि ये CPU ख़राब है, या तो फॉल्ट सॉल्व होने वाला है एक फॉल्ट। अब इसमें मल्टीपल फॉल्ट हैं इस फ़ोन में, हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। तो PPD भरने के भी ट्रिक बता देता हूँ। ये जो नीचे पेपर है उसके 5 फोल्ड लगभग आपको कर लेनी है, जो टिश्यू पेपर रहता है उसके 5 फोल्ड लगभग कर लोगे तो उसके ऊपर आपको IC कर रहे हो या CPU कर रहे हो मैटर नहीं करता है, 4-5 फोल्ड कर लोगे तो उसके बाद में आपको IC या CPU जो भी है रख के आपको एक बार स्टेंसिल ऊपर रखनी है और अलाइनमेंट कर लेना है। अलाइनमेंट यानी कि बॉल टू बॉल पूरे अच्छे से दिखने चाहिए उसमें, वो क्लियरली ओके हो जाएंगे। तब फिर आपको PPD बननी है, वो भी कैसी, PPD को मीडियम करना है, ना तो ज़्यादा फ्लक्स भरा हुआ होना चाहिए, ना ही बिल्कुल फ्लक्स सूखा हुआ होना चाहिए। यानी आपने बॉक्स में से निकाल ली, जो PPD की डब्बी होती है उसमें से निकाल ली, और उसके बाद में आपको एक पेपर पे या फिर आपको रुमाल पे या फिर आपका जो कपड़ा होता है वो जो OCA की क्लीनिंग करने के टाइम पे आता है, वो वाइट वाला कपड़ा, उसमें दबा के आपको अगर बार बार दबाओगे तो उसका फ्लक्स जो है वो निकल जाएगा। ये ट्रिक तो मोस्टली सब लोगों को पता है, लेकिन जो लोग न्यू हैं बिल्कुल वो इसको भी फॉलो नहीं करते हैं। और मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपको बताऊंगा कि जो वेट PPD होती है, जो गीली PPD होती है, उसको बनने से क्या प्रॉब्लम आती है, वो मैं करके दिखा दूंगा, ताकि आपको जो है आप जब काम करो तो वो मिस्टेक करने के टाइम पे आपको पता चलेगा ये मिस्टेक मैं करूँगा तो ये प्रॉब्लम आने वाली है, इससे अच्छा मैं मिस्टेक ना करूँ, ठीक है ना। तो ये जो PPD है वो मैंने फिल कर लिया है, और एक बार हमने जब इसको बॉल को बना लिया तो दोबारा इसलिए करते हैं ताकि बॉल का साइज भी इक्वल हो जाए, और कोई बॉल अगर अच्छे से नहीं कनेक्ट हुई हो तो वो भी हो जाए। अगर इसके बाद में भी कोई बॉल नहीं लगती है अगर CPU के ऊपर, तो उसको मैनुअली बाद में लगाएंगे, थोड़ा सा फ्लेक्स लगा के, और लो हीट पे उसको रखना है हॉट एयर गन को, और उसके साइड से थोड़ा सा अगर आप हीट करते जाओगे तो बस वो ट्रिक ही रहती है कि बॉल जो है इधर उधर मूव ना हो। वो भी मैं करके दिखा दूंगा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। अभी पहले से बुरा बुरा सोचने से क्या फ़ायदा है, अगर होगा तो अच्छी बात है, आपको देखने को मिल जाएगा। जो लोग को नहीं आता है वो तरीके का काम, एक्चुअल में सारा काम हैंड स्किल का है। अगर हैंड स्किल आपका परफेक्ट हो गया एक बार, तो हैंड स्किल में ऐसा है कि आपका हाथ ज़्यादा हिलना नहीं चाहिए, आप परफेक्टली जहाँ पे टच करना है वहाँ पे टच कर सको, और आपके पास माइक्रोस्कोप ठीक क्वालिटी का हो, जिस लेवल का आप काम कर रहे हो उस लेवल का माइक्रोस्कोप हो, तो काम हो जाता है।
ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे बॉल सारी बनी है या नहीं बनी है। तो मैंने यहाँ पे पीसीबी क्लीनर डाला है ताकि थोड़ा क्लियरली दिखे। आपको शायद दिख गया होगा कि बॉल लगभग सारी ठीक से बन गई हैं। एक बार और वेरीफाई करूँगा मैं कि कोई बॉल स्टेंसिल में तो नहीं रहेगी। तो मैंने स्टेंसिल में भी देख लिया है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे भी क्लियर दिख ही रहा है। इतना सारा क्लियरिटी है तो फिर दिक्कत क्या है। अब हम इसको ये ब्रश इसलिए चला रहे हैं कि अगर कोई बॉल ठीक से नहीं लगी हो और ऐसी रखी हुई होगी, अगर नीचे सोल्डरिंग नहीं हुई होगी, तो फिर सीपीयू को प्रॉब्लम करेगी बाद में। अगर सीपीयू लगाएंगे फ़ोन में तो वो ठीक से नहीं काम करेगा, हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे ब्रश चलाएंगे तो एक तो ये क्लीन होके भी एक बार दिख जाएगा कि कैसा है बॉल वगैरह। और दूसरी बात, अगर कोई बॉल अगर ठीक से नहीं जुड़ी होगी तो अभी भी पता चल जाएगा, तो उसको हम दोबारा बना के अभी के अभी लगा देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये देख लीजिए एकदम क्लियर है। तो बस अब इसको लगाने की तैयारी करते हैं और लगाने के बाद में देखते हैं कि वो फॉल्ट सॉल्व हो जाता है जो कि जिस फॉल्ट के लिए हमने इसको सीपीयू को निकाला है। यानी कि जो लाइन शॉर्ट आ रही है, वो लाइन शॉर्ट होने का मतलब वो सीपीयू में से भी शॉर्ट हो सकती है और सीपीयू की मेल्टिंग होने से भी शॉर्ट हो सकती है। तो वो तो रिवॉल्व करके लगाएंगे तो पता चलेगा, या फिर हम यहाँ पे देखेंगे तो फिर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है वो सिचुएशन। तो वो काम नहीं करेंगे, सीधे सीपीयू को लगाएंगे बोर्ड में और फिर वो लाइन चेक कर लेंगे। अगर वो लाइन आती है तो बहुत अच्छे, अगर वहाँ पे शॉर्टिंग निकल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं आती है तो फिर दूसरा सीपीयू लगा के देखेंगे। मतलब वो शॉर्टिंग नहीं निकलती है तो दूसरा सीपीयू लगाएंगे। और इसमें इस फ़ोन में आप पावर आईसी भी चेंज कर सकते हो, सीपीयू भी चेंज कर सकते हो, ईएमएमसी भी चेंज कर सकते हो, लाइट आईसी भी चेंज कर सकते हो। सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। 100% रिपेयरेबल फ़ोन है ये, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है इसके स्टेप्स का। अगर आपके पास कोई भी फ़ोन ख़राब हालत में भी है तो वो भी बन जाएगा। 9 प्राइम, पोको M2 और नोट 9 ये सारे फ़ोन में सब कुछ चेंज हो जाता है। सीपीयू, ईएमएमसी सब कुछ चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ये सीपीयू रख लिया है, थोड़ा सा नीचे पेस्ट लगाया है, वो कट हो गया क्योंकि वीडियो भी थोड़ा छोटा करना होता है तो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि ये सीपीयू को अच्छे से लगा देते हैं पहले। और लगाने का यही है कि हल्का सा पेस्ट रखा है नीचे, एक डॉट बराबर का, बहुत छोटा सा, बहुत कम। और उसके बाद में थोड़ी देर हीट करेंगे। अगर थोड़ा सा शोल्डर मेल्ट हो जाता है उसके बाद में सीपीयू के नीचे हम और भी फ्लेक्स डालेंगे। और फ्लेक्स डालने के बाद में जब हम इसको और हीट करेंगे फिर से, और हीट करते टाइम इसको राउंड राउंड घुमाते रहना है, क्योंकि एक जगह अगर फिक्स आप हीट रखोगे तो या तो बोर्ड फूल जाएगा या तो सीपीयू भी ख़राब हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो जाएगी। या तो दूसरे कंपोनेंट और दूसरी आईसी भी पेस्टेड है तो वो ईएमएमसी वो भी मेल्ट हो जाएगी। तो मूव करना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके बाद में जैसे ही ये मेल्ट हो जाता है तो हम थोड़ा सा इसको ट्विजर से हिला के देख लेते हैं सीपीयू को, और उससे हमको आइडिया आ जाता है कि ये किस तरीके से बॉल लगी है नीचे या नहीं लगी है, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली लग गया है और मेरी ये आदत है कि मैं चारों तरफ से इसको चेक करता हूँ एक बार। और ये हमारा सीपीयू लग गया है कंप्लीट। अब सबसे पहला स्टेप हम वो सॉर्टिंग को ही चेक करेंगे। वो सॉर्टिंग को चेक करने के लिए हमको पता है कौन सी लाइन पे शॉर्ट आ रहा था। वो डायग्राम में लगाऊं यहाँ पे तो वीडियो और लंबा होगा, कोई मतलब नहीं है। तो ये 5th नंबर की शायद पिन थी, बाकी की भी मैंने चेक कर लिया तो शॉर्टिंग कुछ भी नहीं है। अभी वो लाइन पे ओके जीआर आ गया है।
तो इसका मतलब CPU मेल्ट हो गया था। अब हम इसमें अगला प्रोसेस हमारा क्या होगा, ये पैड क्लीन करके और पावर आईसी को रिवॉल्व करके फिर पावर आईसी को लगाते हैं। ये जो पावर आईसी को लगाना है उससे पहले हम जो पुराना सोल्डर है उसको क्लीन कर देंगे। अगर इसके ऊपर से ही लगाएंगे तो बॉल छोटी बड़ी होने से, कुछ ना कुछ शॉर्ट होने से गड़बड़ हो जाएगी और जो फॉल्ट बनने वाला है, कुछ डिसीजन आने वाला है, वो भी नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे क्या पेशेंस के साथ में ही काम करना पड़ता है। आप सोचो कि ये जल्दी हो जाए, मैं डायरेक्टली आईसी रख दूँ इसके ऊपर, तो वो क्या है, प्रैक्टिस होने के बाद में भी लगभग 70% या 80% हो पाता है। आईसी को ऐसे ही बाकी वापस से उठा के रख दो, 70-80% हो पाता है। बाकी 10-20% वो भी कुछ ना कुछ फेल हो जाता है। और मीडियाटेक की पावर आईसी में कैसा है कि एक जो एसएमपीएस वाली बॉल है वो अगर टच होने से रह गई तो आईसी ही खराब हो जाती है। तो वो रिस्क भी नहीं लेना है, क्योंकि ये फ़ोन ऑलरेडी इतना बिगड़ा हुआ है और एक आईसी में भी ख़राब कर दूं तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो फिर क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। एक बार इसके बॉल्स सारे क्लीन कर देंगे। ये बॉल्स क्लीन करने के बाद में आईसी रिवॉल्व करना भी है। उसका पार्ट आधा मैंने कट कर दिया है, जो उसकी बॉल जो क्लीन करनी है वो मैंने कट कर दिया है, क्योंकि आईसी की बॉल क्लीन करना वो तो आप इजीली कर सकते हो। हालांकि ये है ग्लास वाली आईसी और पीछे जो है आईसी के पीछे जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। वो स्किन डैमेज हो जाती है अगर शोल्डर हार्ड चला तो, या फिर आप उसके ऊपर डिसोल्डर वायर चला दो, या फिर ज़्यादा हीट वाला शोल्डर चला दो, तो भी बहुत सारे स्किन जो है डैमेज हो जाती है, फिर वो रिवॉल्व नहीं हो पाती ठीक से, फिर वो चेंज ही करनी पड़ेगी। तो ऐसा भी नहीं करना है आपको। नॉर्मल कम हीट पे आपको वो जो पुराना शोल्डर है आईसी का उसको निकालना है। वो मैं यहाँ पे ऑडियो में बता देता हूँ, उसका वीडियो की लेंथ फालतू में बढ़ेगी, वो मैंने पार्ट कट कर दिया है। सीधे उसका रिवॉल्विंग का प्रोसेस ही दिखाएंगे। तो ये जो हमारा मदरबोर्ड है, इसकी पावर आईसी के सारे बॉल्स हमने क्लीन कर दिए और एक बार हमने पीसीबी क्लीनर से भी इसको साफ कर दिया है। कहीं पे अगर एक्स्ट्रा शोल्डर लगा हुआ दिखा तो इस तरीके से आप ट्विजर से भी उसको हटा सकते हो। बार बार डिसोल्डर वायर चलाएंगे तो फिर इसका भी, मदरबोर्ड का भी स्किन निकल जाएगा, फिर उसकी मास्किंग वगैरह करने के झंझट आ जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा ये क्लीनिंग का काम कंप्लीट हो गया मदरबोर्ड में। अब आप ये देखिए मेहनत की किस कंडीशन का मदरबोर्ड है। इस कंडीशन पे कोई भी टेक्नीशियन हाथ लगाने के लिए रेडी नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैंने फॉल्ट फाइंडिंग करके पूरे तरीके से प्रोसीजर से चला हूँ और इसका रिजल्ट भी कुछ ना कुछ तो आना ही चाहिए। उसके लिए आपको वीडियो आगे देखना पड़ेगा। फिर से रिबॉलिंग की प्रोसेस है और इसमें पीपीडी किस तरीके से बननी है मैं बता चुका हूँ। किस तरीके से बननी है मतलब कि ये पीपीडी जो है ज़्यादा सूखी भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा गीली भी नहीं होना चाहिए। ये है इसका गुरु मंत्र फार्मूला। इसके बाद में आपको हीट कितनी रखनी है ये भी बता देता हूँ। हीट आप स्टार्टिंग कर रहे हो, अगर आप आईसी रिवॉल्विंग स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपको हीट कम से कम चलाना है, कम हीट और कम एयर से। उसमें क्या है, थोड़ा सा देर ज़्यादा लगेगी लेकिन बॉल इधर उधर भागेगी नहीं और पीपीडी निकल के भागेगी नहीं। फिर आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप हाई हीट पे भी निकाल सकते हो, हाई एयर पे भी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस जजमेंट का खेल है पूरा। तो यहाँ पे मैंने देखो थोड़ा थोड़ा पार्ट कट किया, डायरेक्टली आईसी रिवॉल्विंग कर दिया और आईसी रिवॉल्विंग करने के लिए सीधे इसके फिक्स करने का टाइम आ चुका है। तो हल्का सा फ्लेक्स लगाया और फ्लेक्स लगाने के बाद में आईसी को अलाइनमेंट किया। डायरेक्शन भी देखना है इसमें। इस आईसी की डायरेक्शन तो इजीली पता चल जाती है, सबको पता है, क्योंकि इसमें जो नीचे कट होता है ना बॉल में, वो बहुत अच्छा है।
इजीली पता चलता है कि किस तरफ से लगानी है। कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, माइक्रोस्कोप में देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें तो कोई बिगिनर होते हैं वो भी मिस्टेक नहीं करते, कुछ उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ठीक है, मैंने आईसी रख लिया है। आईसी को जैसे सीपीयू लगाया था उसी तरीके से पावर आईसी भी लगाते हैं। और यहाँ पे अलाइनमेंट का थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि ये आईसी के एज पे बिल्कुल बॉल होते हैं, तो हमारा अलाइनमेंट सही है या नहीं है इसका डाउट होता है बार बार। यहाँ पे हीट बहुत कम रखनी है, बहुत कम हीट रखोगे। उसके बाद में हल्का सा जब ये आईसी मेल्ट हो जाएगी उसके बाद में ही आप कर सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पे सील्ड नहीं निकाले हैं तो हीट भी अच्छे से नहीं लग पाती है उसके अंदर। तो यहाँ पे गन को, हॉट गन को आपको मूव करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आधी साइड पावर आईसी की लगेगी और आधी साइड नहीं लगेगी। ठीक है, ये मेल्ट होने के बाद में जो फ्लक्स है वो बाहर से निकलना चालू हो जाए तो एक बार आईसी को हिला के देखेंगे, और हिला के देखने के बाद में पता चल जाएगा कि ठीक लगी है कि नहीं लगी है। तो यहाँ पे मैंने आईसी को फिक्स कर दिया है कम्प्लीटली। बोर्ड को ठंडा होने का वेट करते हैं और सीधे चलते हैं अपने बूटिंग के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने बूटिंग का भी वीडियो कट कर दिया है, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि बूटिंग हो रही थी इसकी 57 और उसके बाद में पावर बटन छोड़ने के बाद में 0। तो ठीक है, हमने पावर आईसी लगाने के बाद में इसमें बूटिंग चेक कर लिया। बूटिंग में ये 57 तक जा रहा था और उसके आगे जैसे पावर बटन छोड़ते हैं तो वो 0 हो जा रहा था। तो इसका रीज़न ये है कि इसमें eMMC जो है मेल्ट हो चुकी है, क्योंकि लाइट आईसी के ऊपर काम किया दूसरे भाई ने और उसको काम नहीं आता है, लेकिन उसने ज़बरदस्ती काम करने का ट्राई किया तो ऐसा हुआ। eMMC जो है, तो मैंने डायरेक्ट कट करके वीडियो को यहाँ पे eMMC निकालने का वीडियो भी नहीं डाला। जैसे CPU निकाला है वैसे ही eMMC भी निकालनी है, साइड से ग्लू कट करना है। तो इसके बाद में हमने आईसी रिवॉल्व कर लिया है ये eMMC का, और eMMC को रिवॉल्व करने के बाद में इसको भी फिक्स करने का वही तरीका है। तो फटाफट से इसको भी फिक्स कर देते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि फ़ोन कम से कम ओरिजिनल कंडीशन में आया है या नहीं आया। अगर आ जाता है तो उसके बाद में हम डायरेक्टली कंप्यूटर में लगा के इसका eMMC का हेल्थ भी चेक कर सकेंगे, क्योंकि मीडियाटेक CPU के साथ में आप कोई भी eMMC को UMT में भी चेक कर सकते हो और अनलॉक टूल में भी चेक कर सकते हो। उसके लिए UEFI बॉक्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट करो, मैं बताऊंगा किस तरीके से चेक करना है। और अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं, YouTube पे और भी वीडियो मिलेगा कैसे चेक करना है eMMC का हेल्थ। और अगर टूल नहीं है, अनलॉक टूल भी नहीं है, UMT भी नहीं है, तो फिर आप हार्डवेयर का ही काम करो, बस हो जाए तो ठीक है। क्योंकि पूरे टूल्स नहीं होंगे तो कुछ ना कुछ तकलीफ रहेगी ही रहेगी। तो ठीक है, अब हम इसको eMMC को भी रिवॉल्व कर दिया है और उसके बाद में हमने टेस्टिंग किया तो इसमें लाइट आईसी का तो ख़राब किया हुआ ही है, तो लाइट तो नहीं आएगी। अब हमको ओनली ये करना है कि बगैर लाइट के भी हमको लोगो देखना है, तो मैं देख सकूं और आपको भी दिखा सकूं, ऐसा कुछ जुगाड़ करने की कोशिश कर रहा हूं। तो उसके लिए मैंने डाल दिया है पीसीबी क्लीनर स्क्रीन के ऊपर और चार्जर लगा दिया है। और आपको भी ध्यान से देखना पड़ेगा, क्लियरिटी को बढ़ाना पड़ेगा। अगर दिखता है तो आपको दिख जाएगा, ये देखिए मुझे दिख रहा है, आपको दिखा या नहीं दिखा आप कमेंट करके बता देना, क्योंकि एडिटिंग में कितनी क्वालिटी बचती है कितनी नहीं बचती है क्या पता चलेगा, और रिकॉर्डिंग में कितना आता है। हालांकि ये इसमें MI का लोगो मैंने देख लिया है, आपको अगर दिख जाए तो बता देना, नहीं तो मैं कुछ और कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम की वीडियो में इस तरीके का फॉल्ट होगा तो अब ठीक है, ये ओरिजिनल कंडीशन में आ गया है फ़ोन, जो जिस कंडीशन में उसके पास था
हालांकि लाइट भी उसके पास ही बंद हुई है, तो जरा देख लेते हैं कि लाइट में उसने क्या छेड़खानी किया है। तो अब देख लेते हैं कि लाइट में क्या क्या किया हुआ है। तो स्टार्टिंग में तो मुझे भी डाउट नहीं गया कि इसमें लाइट में क्या काम किया हुआ होगा। तो मुझे लगा कि ये आईसी जो है, लाइट की जो आईसी है, वो रिवॉल्व करने की ज़रूरत होगी शायद तक, क्योंकि किसी किसी फ़ोन में यहाँ पे भी ग्लू होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा तो इसने कंपोनेंट ही चेंज कर दिए थे। जिस जगह पे जो स्मॉल वाली कॉइल होती है ना, मिनी कॉइल, वो लगी होनी चाहिए सप्लाई की लाइन में, उनकी जगह पे उसने डायोड लगा दिए, और दो डायोड लगा दिए। वो डायोड जो कि यूएसबी की डीएमडीपी वाली लाइन पे लगे रहते हैं ना, जीनर डायोड, वो वाले यहाँ पे डायोड लगा दिए। तो उनसे तो काम नहीं होगा, वो तो नहीं काम करेंगे, क्योंकि कंपोनेंट खाली देखने से थोड़ी कि साइज मिलाया और रख दिया। कंपोनेंट कौन सा किस तरीके से काम करता है, उसकी पूरी एक हिस्ट्री होती है, पूरी पढ़ाई होती है। सारे कंपोनेंट अलग अलग तरीके से काम करते हैं, सबकी टेस्टिंग अलग होती है, काम करने का तरीका अलग होता है, वो लगाने हैं। अब तो हमने वो कंपोनेंट भी चेंज कर दिए, इसके बाद में भी लाइट नहीं आई। इसके बाद में हमने सोचा कि आईसी हो सकता है कुछ गड़बड़ कर दिया होगा, एक बार निकाल के रिवॉल्व करके देख देते हैं। तो आपको एक चीज़ मैं टिप बता देता हूँ कि लाइट आईसी कभी भी ख़राब नहीं होती है। ये मतलब 99% केस में लाइट आईसी कभी भी ख़राब नहीं होती है। लेकिन इसमें भी एक फ्लो है। अगर लाइट आईसी D8 वाली लाइट आईसी है जो कि इसमें है, तो ये लाइट आईसी बहुत इजीली ख़राब होती है। जो 6 पिन वाली जो आईसी होती है वो इजीली ख़राब नहीं होती, लेकिन ये आईसी बहुत इजीली ख़राब होती है, बहुत ज़्यादा ही ख़राब होती है। अगर आपका सामने एनोड की लाइन में कुछ भी शॉर्ट सर्किट हुआ तो ये आईसी तुरंत ख़राब हो जाती है। तो हमको डाउट है आईसी काम करेगी या नहीं करेगी, एक बार रिवॉल्व करते हैं। ये प्रैक्टिकल नॉलेज है कि किस तरह के फॉल्ट कितने % आते हैं, किस तरीके से सही होते हैं, क्योंकि आपकी मेहनत भी फालतू नहीं जाए, आपका जो दिमाग है उसमें पहले से सिग्नल रहे कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें कितने % चांस है सक्सेस होने का। ये बात है। अगर आपको प्रैक्टिकल करके देखना है तो प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, जिसमें भी ये D8 आईसी लगी हो उसमें आपको एनोड की लाइन अगर एक बार शॉर्ट करोगे तो कोई जो मिनी कोयल वगैरह लगी रहती हैं वो कुछ भी ख़राब नहीं होगा, सीधे ये आईसी ही ख़राब हो जाएगी। बार बार घर से फ़ोन भी आ रहा है। ठीक है, इसको रिवॉल्व कर लिया। रिवॉल्विंग करने के बाद में लगा के देखेंगे। अगर लाइट नहीं आती है तो ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं इसको यहीं पे छोड़ूंगा। और उसके बाद में हम चेक करेंगे। हमने चेक कर लिया है एक्चुअल में कि इसमें eMMC का फॉल्ट है, हेल्प चेक कर लिया है। उसका स्क्रीनशॉट भी पता नहीं किधर है, खो गया कहीं। उसका स्क्रीनशॉट अगर मिलेगा तो मैं उसका एक लिंक बना के गूगल ड्राइव में वो लिंक बना के आपको डाल दूंगा बाद में। ये वीडियो में तो नहीं आने वाला। तो इसमें eMMC का प्रॉब्लम है। जो eMMC है वो 80% कंज्यूम हो चुकी है, इसके लिए फ़ोन हो रहा है लोगों पर रीस्टार्ट। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास लोगों पर रीस्टार्ट होने का फ़ोन आया तो आप फॉल्ट को ट्रेस ही नहीं कर रहे हो, सीधे आप 4GPA के पास से थर्मल की लाइन को छेड़ दे रहे हो। ऐसा करने से पहले आप एक बार ट्रेसिंग करो, एक बार ठीक ठाक देखो। और वीडियो पसंद आए और वीडियो का जो तरीका है, जो फॉल्ट फाइंडिंग का तरीका है, जो स्टेप्स हैं, वो अगर आपको समझ में आने लग गए हों, मेरे बताने का जो तरीका है वो आपके दिमाग में आने लग गया हो, अच्छे से समझ में आने लग गया हो, तो फिर आप मेरे को ये YouTube चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी और भी सपोर्ट करने के तरीके हैं, बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं। व्हाट्सएप का लिंक है। व्हाट्सएप ग्रुप का तो अभी नहीं बनाया मैंने, क्योंकि ग्रुप की प्राइवेसी का दिक्कत रहता है। तो चैनल बनाया हुआ है, चैनल को फॉलो कर लो। व्हाट्सएप पे चैनल है,
लिंक सारे मिल जाएंगे आपको वीडियो में कहीं ना कहीं, और टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। आप जो भी सपोर्ट कर सकते हो वो कर दो। चलो धन्यवाद, सब्सक्राइब जरूर कर लें।